नमस्कार, देवभूमि की दंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आज देवभूमि की दंगल में हम बात करने वाले हैं नए साल का बहाना खतरा पुराना। देश भर में नए साल के जश्न की तैयारियां चल रही हैं। उत्तराखंड राज्य में भी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। कई फिल्मी सितारे भी इन दिनों पहाड़ों का दीदार करने के लिए यहां पहुंचे हैं। हाल ही में शिल्पा शेट्टी भी अपने परिवार के साथ मसूरी घूमने के लिए पहुंची थी। फिल्मी जगत और पर्यटकों के आने का सिलसिला लगातार जारी है और इन सब के बीच ओमिक्रॉन और कोरोना ने राज्य सरकार की चिंता बढ़ा दी है। बाहर से आ रहे पर्यटकों की वजह से संक्रमण फैलने की आशंका काफी तेज हो चुकी है। उत्तराखंड पुलिस ने नैनीताल और मसूरी आने वाले पर्यटकों से अपील की है कि वह होटल की बुकिंग सुनिश्चित होने के बाद ही नैनीताल और मसूरी पहुंचे। वहीं इस महामारी के बीच राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए तमाम राजनीतिक दल तैयारियों में लगे हैं। इन्हीं तैयारियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देहरादून के बाद हल्द्वानी में विशाल जनसभा को संबोधित कर चुके हैं, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम देखने को मिला। यही हाल अन्य दलों का भी है, जहां तैयारियों को लेकर बड़ी बड़ी जनसभाएं आयोजित की जा रही हैं, जिसमें कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं के बराबर हो रहा है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर उत्तराखंड इन सभी चुनौतियों से कैसे निपटेगा। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। कोरोना और ओमिक्रॉन की दहशत के बीच देश भर में नए साल के आगमन की तैयारियां चल रही हैं। नए साल के आने की खुशी के बीच लोगों में कोरोना और ओमिक्रॉन का डर है। देवभूमि उत्तराखंड में इन दिनों बर्फबारी को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक और फिल्मी सितारे यहां पहुंच रहे हैं। बाहर से आ रहे पर्यटकों की वजह से संक्रमण फैलने की आशंका काफी है और उत्तराखंड पुलिस ने नैनीताल और मसूरी आने वाले पर्यटकों से अपील की है कि वे होटल की बुकिंग सुनिश्चित होने के बाद ही नैनीताल और मसूरी जाएं। नैनीताल और मसूरी टूरिस्ट प्लेस होने के नाते नए साल को यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की समस्या रहती है, तो कृपया करके हमने एक योजना बनाई है कि नैनीताल और मसूरी वही लोग आए जिनके पास होटल की बुकिंग है। बाकी लोग आएंगे नहीं तो उनको बुकिंग मिलेगी। ठंड इतनी ज़्यादा है, फिर उनको सड़कों में भटकना पड़ेगा और उससे ट्रैफिक जाम बढ़ेगा हमारा। तो ये हमारी अपील को सुने। दूसरा, देहरादून पुलिस ने भी और नैनीताल पुलिस ने भी अपने सोशल मीडिया पेज पे, उत्तराखंड पुलिस के पेज पे एक अपना ट्रैफिक प्लान जारी किया है। आने वाली इस जनवरी फर्स्ट वीक में लगता है आचार संहिता लग जाएगी, तो उसको लेकर कितनी तैयार है पुलिस और किस तरह के निर्देश तमाम थाने चौकियों और उनको दिए गए? हम तो पहले से ही चुनाव की तैयारी के मोड में आ चुके हैं। अपराधियों भी शिकंजा कसा जा रहा है, आपको पता है कितने हमने अभियान चला करके उसको किया है। आगे वो प्रिवेंटिव कार्रवाई बढ़ाएंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड में शुक्रवार को कोरोना के 59 मामले सामने आए। राहत की बात यह है कि 4 ओमिक्रॉन मरीजों की RT-PCR जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है, लेकिन राज्य में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 222 हो गई है। इन सब के बीच राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए तमाम राजनीतिक दल तैयारी में लगे हैं। इन्हीं तैयारी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देहरादून के बाद हल्द्वानी में विशाल जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। इसमें बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम देखने को मिला। यही हाल अन्य दलों का भी है, जहां तैयारियों को लेकर बड़ी बड़ी जनसभाएं आयोजित की जा रही हैं। इसमें कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है। वहीं चुनाव आयोग ने राज्य में तय समय के बाद चुनाव कराने का फैसला लिया है। वहीं उत्तराखंड सरकार की ओर से बढ़ते मामलों को देखकर रात्रि कर्फ्यू लगाया गया है। देखिए, सरकार ने व्यवस्था की है कि कोई भी व्यक्ति जो उत्तराखंड में प्रवेश करेगा उसके पास डबल वैक्सीनेशन की रिपोर्ट होनी चाहिए, अन्यथा उसका RT-PCR टेस्ट होगा और उसके बाद ही वो उत्तराखंड में प्रवेश कर पाएगा। उसके साथ साथ सीमित संख्या में लोग आए, इसलिए ये व्यवस्था बनाई गई है कि जिन लोगों की पहले से होटल्स में बुकिंग है वही केवल आ सकते हैं। जिनकी होटल्स की बुकिंग का प्रमाण नहीं होगा उनको आने की अनुमति नहीं है। इसके साथ साथ ज्यादा रात को भीड़ भाड़ ना हो, उसके लिए ये व्यवस्था बनाई गई है कि नव वर्ष से संबंधित जो भी कोई कार्यक्रम है वो रात्रि 10 बजे तक ही हो सकेंगे। रात्रि 10 बजे के बाद ये कार्यक्रम नहीं होंगे। तो सारी चौकसी बरत रही है सरकार और पूरी व्यवस्थाएं बनाई है शासन प्रशासन ने, और मुझे लगता है कि हम कोरोना को मात देने में सफल होंगे।
देखिए, नया साल है, टूरिस्ट प्रदेश के अंदर आता है, लेकिन सरकार की ऐसी कोई तैयारी नहीं है जिसको हम ओमिक्रॉन को रोक सकें, क्योंकि पिछले ये सबने देखा, पिछले समय में प्रदेश की जो सरकार रही है ये कोरोना को रोकथाम में नाकारा साबित हुई है, क्योंकि यहाँ पे ना बेड की इनके पास पर्याप्त मात्रा थी, ना या आईसीयू थे, ना वेंटिलेटर थे, ना या दवाइयाँ मिल पाई। लेकिन सरकार को ये चाहिए, चुनावी वर्ष है, क्योंकि चुनाव के समय में रैलियां भी हो रही है, प्रधानमंत्री यहाँ पे 2 बार उत्तराखंड के अंदर आ चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको रोकथाम, कोरोना रोकथाम के लिए कोई ऐसी नीति नहीं बनाई कि जिसको हम आगे बढ़ने से रोक सकें। इसलिए सरकार को अभी भी समय है कि अभी जो ओमिक्रॉन के खतरे को भांपते हुए सरकार कोई ऐसी नीति बनाए, जो पर्यटक आ रहे हैं उनकी भी स्वास्थ्य की रक्षा करे, और जो यहाँ पे प्रदेश में जो कोरोना को रोकथाम में भी हम कोई कारगर नीति बना सके। इसलिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, सरकार को समय रहते इस पे कोई निर्णय लेना चाहिए, नहीं तो प्रदेश को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। कुल मिलाकर हमारा उद्देश्य आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है। देखना होगा राज्य सरकार नए साल के जश्न और अगले साल विधानसभा इलेक्शन की तैयारियों के बीच कोरोना और ओमिक्रॉन को रोकने के लिए क्या कुछ फैसले लेती है। क्या राज्य सरकार नियमों को सख्त करेगी? क्या राजनीतिक दल अपने चुनावी कार्यक्रमों पर रोक पाएंगे? ऐसे अनगिनत सवाल हैं जिसके जवाब का सबको इंतजार है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। तो देवभूमि उत्तराखंड में कोरोना के बीच नए साल का जश्न और साथ ही साथ आगामी 2022 के चुनाव को लेकर जिस तरह से तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा तैयारियां की जा रही हैं, यात्राओं पर यात्राएं और रैलियां की जा रही है, उन सब के बीच कैसे कोरोना से निपटा जा सकेगा, ये बड़ा सवाल है। इसी सवाल पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता वीना जोशी हमारे साथ है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। यूकेडी वरिष्ठ नेता पीसी थपलियाल हमारे साथ हैं, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र सेट्टी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इसके अलावा संगीता शर्मा आम आदमी पार्टी से हमारे साथ आम आदमी प्रवक्ता जुड़ी हुई है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल हनी पाठक जी आपसे है, जिस तरह से कोरोना के बीच नए साल के जश्न की हम बात करें, पर्यटकों की संख्या कहीं ना कहीं भारी मात्रा में हमेशा से उत्तराखंड में होती आई है, और 2 साल कोरोना के अंतराल के बाद अब पर्यटक जिस तरह से आना शुरू हुए हैं, नए साल के जश्न को लेकर उत्साह हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में दिन पर दिन जिस तरह से राजनीतिक पार्टियों के कार्यक्रम हो रहे हैं, ऐसे में ओमिक्रॉन और कोरोना को लेकर अब राज्य सरकार के द्वारा आगे की क्या रणनीति है, कैसे आप इस पर रोक लगाएंगे स्थितियां यदि गंभीर होती हैं तो? देखिए, ऐसा है, जब स्थितियां गंभीर होने की स्थिति में आएंगे तब निश्चित ही रोक लगाई जाएगी। अभी स्थितियां उतनी गंभीर है नहीं, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि दिल्ली वगैरह में येलो अलर्ट भी नहीं लगाया गया अभी अच्छे से, और मेट्रो में जिस प्रकार से भीड़ हो रही है। खैर, हम लोग दिल्ली की ज्यादा बात क्या करें, फिलहाल उत्तराखंड की करते हैं कि उतनी ज्यादा आपदा का स्थिति देखते हुए भी वहां पे कोई देखा नहीं जा रहा है कि हाँ सावधानी बढ़ती जा रही है। लेकिन यहाँ पे उत्तराखंड में सेकंड वेव में भी उतनी ज्यादा दिक्कतों का लोगों को विशेष सामना नहीं करना पड़ा था, लेकिन हम लोगों ने सावधानियां पूरी तरह से रखी थी। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी अगर ओमिक्रॉन का असर ज्यादा दिखाई देने लगता है तो उस प्रकार से सावधानियां रखी जाएगी। आप देख रहे होंगे मुख्य सचिव भी लगातार बैठ के कर रहे हैं और दिशा निर्देश जारी किया जा रहा है। पुलिस भी चप्पे चप्पे पर बिखरी हुई है। रात में नाइट कर्फ्यू लगाया गया, सुबह तक नाइट कर्फ्यू रहेगा, और पुलिस बकायदा राउंड पे निकल रही है। जो मास्क बिना रह रहे हैं उनका चालान भी काटा जा रहा है। मुख्य सचिव लगातार बैठ के ले रहे हैं इस प्रकार से। और जो अभी इससे पहले जब यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रैली करने यहाँ पर आए थे तो बिना मास्क के किसी को भी रैली के अंदर प्रवेश की इजाजत नहीं थी, और कोई भी कार्यकर्ता ज्यादातर रैली में बिना मास्क के प्रवेश नहीं कर पा रहा था। और अभी हल्द्वानी में भी आपने देखा होगा कि बिना मास्क के कार्यकर्ताओं को ज्यादातर यही हिदायत दी जा रही थी कि बिना मास्क के रैली में ना आए। खुद स्वयं भी अगर नरेंद्र मोदी जी को देखा जाए तो वो भी मास्क के बिना नहीं रैली में अंदर आए थे। तो इस प्रकार की सावधानियां बढ़ती जा रही है। कोशिश यही जारी है कि जनता को किसी प्रकार से परेशानी ना हो, क्योंकि जनता से हम है, हमसे जनता है, तो दोनों को एक दूसरे की बातों को समझना। जी हनी पाठक जी, आपके पास आएंगे वापस। हालांकि आप यहाँ पर कह रही हैं कि मास्क के साथ तमाम लोग आए थे, लेकिन रैलियों की जब भीड़ नजर आती है तो उसमें मास्क नजर नहीं आते। जिस बात का आप जिक्र कर रही हैं वो तस्वीरों में हमें दिखाई नहीं देता है। वापस आपके पास लौट के आएंगे। कांग्रेस प्रवक्ता वीना जोशी भी हमारे साथ बनी हुई है। वीना जी, जिस तरह से हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, स्थितियां अभी जिस तरह की बनी हुई हैं, दूसरी वेव में अचानक जिस तरह से केसेस बढ़े थे ये हम सभी जानते हैं। एक राज्य में नहीं
तमाम राज्य में पूरे भारतवर्ष में एक साथ अचानक केसेस बढ़े थे। ऐसे में पहले से तैयारी होनी चाहिए। जिस तरह से हनी जी का कहना है कि स्थितियां गंभीर होंगी तो उस पर विचार किया जाएगा, लेकिन आज के हालात में जिस तरह भीड़ को दावत दी जा रही है, खासतौर से राजनीतिक पार्टियों के कार्यक्रम में, और उसके अलावा उसी की वजह से बाजारों में भी ठीक उसी तरह की रौनक लगी हुई है। लोगों को इस बात का समझ में नहीं आ रहा है कि कोरोना को लेकर सतर्क होना चाहिए। क्या लगता है आपको कि अभी भी हमें इंतजार करना चाहिए कि जब केसेस बढ़ेंगे तब उन पर कदम उठाया जाएगा? देखिए, जिस तरीके से उत्तराखंड में या पूरे देश में, और मैं कहना चाहती हूँ पूरे विश्व में जो जिस तरीके से ओमिक्रॉन अपनी दस्तक दे चुका है, तो इसके लिए हम लोगों को सावधानियां बरतनी चाहिए। और मैं तो कहती हूँ कि हमें, चाहे कोई भी पार्टी हो, उस पार्टी को इस तरीके की रैलियों को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, जिससे कि ये ओमिक्रॉन का जो फैलने का खतरा है ये बंद हो जाए। अगर इस तरीके की रैलियां बढ़ती रहेंगी, होती रहेंगी, तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से पूरे विश्व में पहले दूसरी लहर जब आई थी कोरोना की, और वही हालात कहीं फिर से ना हो जाए, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि भले ही चुनाव आ रहे हैं, चुनाव को देखते हुए भी हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि चुनाव आ रहे हैं, चुनाव का प्रचार वगैरह हो, लेकिन इस तरीके की रैलियों को हम लोगों को बंद कर देना चाहिए। जी बिल्कुल। संगीता शर्मा आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ी हैं। संगीता जी, भाजपा की यदि हम बात करें तो आम आदमी पार्टी की भी तमाम पदयात्राएं हमने देखी हैं, भारी मात्रा में भीड़ दिखाई दे रही है, लेकिन कोरोना गाइडलाइंस का पालन इस तरह की रैलियों में, इस तरह की सभाओं में, यात्राओं में हो ही नहीं सकता। क्या कहना है आपका कि कब तक इंतजार करेंगे? क्या राजनीतिक पार्टियों की अपनी जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए कि बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए कहीं ना कहीं इस तरह की यात्राओं पर प्रतिबंध लगाया जाए? कि जिस तरह से ओमिक्रॉन अब फैल रहा है, उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलकर के सोचने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम एक दूसरे पे आक्षेप और प्रत्यारोप लगाते रहेंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। क्योंकि पिछली जो सेकंड वेव आई थी उसमें बहुत से प्रियजनों को हम लोगों ने खोया है, तो कहीं ना कहीं हम इस चीज का इंतजार करें कि जब बहुत ज्यादा ओमिक्रॉन बढ़ जाएगा तब हम सख्ती करेंगे। तो देखिए, सरकार में इस समय भाजपा की सरकार है, तो जो नाइट कर्फ्यू की बात है, देखिए वो 3 जिलों में तो काम कर सकता है, जो मैदानी जिले हैं, लेकिन पहाड़ों में उनके लगाने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि ठंड का मौसम है, पहाड़ों में लोग रात को बमुश्किल ही बाहर निकलते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, 8 बजे के बाद घरों में पैक हो जाते हैं। तो मैदानी जिलों के लिए वो बिल्कुल सही हो सकता है, लेकिन मैं इसे पहाड़ों के लिए सही नहीं मानती हूँ। और देखिए, इसमें सरकार को और स्वास्थ्य विभाग को मिलकर ही फैसला लेना पड़ेगा कि जो इस समय नया साल आ रहा है और लोग बाहर से आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में बाहर से आने वालों पे अगर रोक लगा दी जाती तो काफी हद तक स्थितियों में सुधार हो सकता था। जी बिल्कुल। हनी जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं पीसी थपलियाल जी के पास जाऊंगी। पीसी थपलियाल जी, जिस तरह से आज हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, ओमिक्रॉन को देखते हुए दिल्ली, महाराष्ट्र और तमाम भारतवर्ष के राज्यों में जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, इस बात का अंदेशा या इंतजार नहीं किया जा सकता कि जब उत्तराखंड में स्थिति खराब होगी तब हम इस पर कदम उठाएंगे। क्या कहना है आपका कि क्या आज की तारीख में राजनीतिक पार्टियों की जो विशेष तौर पर सभाएं हो रही हैं उन पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है? उन पर कोई ना कोई कदम राज्य सरकार को अब उठाना चाहिए? देखिए, वैसे तो कोरोना डरावना है, लेकिन ये केवल या तो गरीब इससे नहीं डरते, क्योंकि भूख बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसको अपनी रोजी रोटी कमाने की चिंता रहती है, और दूसरा ये जो वोट के व्यापारी हैं ये भी नहीं डरते कोरोना से, क्योंकि इनकी भूख इतनी बढ़ चुकी है कि इनको बड़ी भारी रैली चाहिए। अगर एक रैली, इनकी रैली अगर कांग्रेस की देहरादून में बड़ी हो गई थी तो इनको हल्द्वानी में बहुत बड़ी रैली चाहिए थी, और उसमें कोई डर नहीं है, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी खुद में बिल्कुल नहीं डरते कोरोना से। और इसका जब शुरुआत भी हुई थी, जब ट्रंप का वेलकम किया था उन्होंने, और जब पूरा कोरोना उस माध्यम से यहाँ पे आया था, तो भी वो थाली बजा के उन्होंने भगाने की कोशिश की। लेकिन निश्चित रूप से जिस तरह से हमारा आबादी युक्त देश है, जहां पे की बहुत बड़ी समस्या, 80% लोग जहां रोजी रोटी दिनचर्या के मुताबिक से कमाते हैं, उस देश में ये जो कोरोना को किस तरह से नियंत्रित किया जाए, इसके लिए बहुत ही विजनरी पीपुल्स के चाहिए, टेक्नोक्रेट, डॉक्टर्स ऐसे चाहिए। इन नेताओं की गाल बजाई से कोरोना नहीं रुकने वाला, क्योंकि ये इन्होंने मध्य वर्ग का डब्बा बना रखा है, ढोलक, कभी इधर मत करो, रात में उठो, दिन में। अरे रात की ड्यूटी वाले किस तरह से जाएंगे जब तुम नाइट कर्फ्यू लगाओगे?
आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि पहाड़ों में क्या पूरे देश में अगर नाइट कर्फ्यू एक मजाक बन के रह गया है, क्योंकि दिन में तुम्हारी बड़ी बड़ी रैलियां चल रही हैं और जैसे रात में चलता हो कोरोना, इस तरह का कोरोना तो वो हंसी के पात्र बनते जा रहे हैं ये जो लोग इस तरह की घोषणाएं करते हैं। लेकिन निश्चित रूप से 2022 में एक बहुत बड़ी इवेंट इस देश के आगे आ रही है और वो है चुनाव। 5 राज्यों का चुनाव जो यूपी में, पंजाब में, उत्तराखंड में, गोवा में और मणिपुर में होने जा रहा है। इसकी रणनीति जिस तरह से चुनाव आयोग बना रहा है, मैं सलूट करता हूं सुशील कुमार जी को, जिनकी विजनर इतना शानदार तरीके से उनकी प्लानिंग चल रही है, जिससे कि मैं आश्वस्त हूं कि हम बड़े सफलतापूर्वक इस चुनाव से भी निपट जाएंगे। और जो चीजें इस समय आ रही हैं, खैर उत्तराखंड का तो हाल बेहाल है, यहां तो हर चीज मोदी जी और अमित शाह ही कर पाएंगे, क्योंकि उन्हीं के सारे, उन्हीं के छतरी के नीचे यहाँ का नेतृत्व है। यहाँ का जो बच्चा नेतृत्व है उसको ये नहीं मालूम किस राज्य को किस तरह से संचालित करना है। ये जिस राज्य की जनता समझ रही है कि इन लोगों के हाथ में मेरा राज्य सुरक्षित नहीं है, इसलिए ये लोग देख रहे हैं कि कौन लोग हैं जो इस राज्य की बागडोर को सुचारू रूप से चलाए। ये जो दिल्ली वाले यहाँ पे आ रहे हैं और जो बुद्धिजीवी जी बिल्कुल, तो आपका कहना है कि ऑर्डर जब ऊपर से आएगा तभी इस पर कोई एक्शन होगा। नरेंद्र सेठी जी आपके पास आएंगे, आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। तो देवभूमि के दंगल में आज हम कोरोना के बीच नए साल के जश्न और साथ ही साथ जिस तरह से राजनीतिक पार्टियों की रैलियां धड़ाधड़ उत्तराखंड में चल रही हैं उस पर बहस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। बड़ा सवाल यही है कि क्या इन रैलियों के माध्यम से जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं उस पर अंकुश लगा पाएंगे? स्थिति यदि गंभीर होती है तो उसे संभाल पाएगा उत्तराखंड या नहीं? इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए के न्यूज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना का एक नया वायरस आया है, ओमिक्रॉन। ये बहुत तेजी से फैलता है। आपका बेटा, आपका भाई होने के नाते मुझे आपकी सेहत और आपकी जिंदगी की बहुत फिक्र है। हाथ जोड़ के आपसे विनती है, घर से कम बाहर निकलें। हमेशा मास्क पहन के रखें। मास्क बहुत बहुत ज़रूरी है और मास्क को सही तरीके से लगाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें और बार बार साबुन से हाथ धोते रहें। अभी तक जिन्होंने कोरोना वैक्सीन नहीं ली वो कोरोना वैक्सीन भी जरूर ले लें। हम 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने जैसे पहले कोरोना का मुकाबला किया था, वैसे इस बार हम सब मिलके ओमिक्रॉन को भी हराएंगे। आपकी सलामती के लिए जो भी ज़रूरी कदम है हम उठाएंगे। हमें अगर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने पड़े तो प्लीज़ उनका पालन ज़रूर करना। वो केवल आपकी सेहत और सलामती के लिए हैं। हमेशा की तरह इस बार भी मुझे आपका साथ चाहिए। हर दिल्लीवासी अगर नियमों का पालन करेगा तो इस बार भी कोरोना ज़रूर हारेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो देवभूमि के दंगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं नए साल का बहाना, खतरा वही पुराना। सभी गेस्ट हमारे साथ बने हुए हैं, सीधे रुक कर लेंगे। नरेंद्र सेठी जी, आपसे अगला सवाल है मेरा। जिस तरह से तमाम पार्टियों से हमने बातचीत की और प्रवक्ताओं से बातचीत की है, नाइट कर्फ्यू की बात जो की गई है वो पहला कदम जरूर हो सकता है, लेकिन नाइट कर्फ्यू के साथ ही साथ दिन का जो माहौल देखे वो बेहद डरावना है। क्या आपको नहीं लगता कि नाइट कर्फ्यू के साथ यदि दिन में भी नियमों को और सख्ती से लोगों के सामने रखा जाता, लोगों से अपील की जाती कि जिस तरह से पहले हम कोरोना को लेकर मास्क का, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते थे, वो हमें फिर से शुरू करना है? ऐसा नहीं है कि हमें मालूम नहीं है, हम सब जानते हैं कि कैसे इसका पालन करना है। कमी यहां पर सिर्फ अलग अलग जगहों के प्रशासन में है। यदि प्रशासन आज भी चाहे तो उसका पालन किया जा सकता है। क्या लगता है आपको कि क्या जानबूझकर इस पर अमल नहीं किया जा रहा है, क्योंकि उसके बाद फिर राजनीतिक रैलियों पर भी रोक लगेगी?
हाँ प्रियंका जी, देखिए जैसे आपने बताया कि राजनीतिक रैलियों की, और आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि राजनीतिक रैलियों के जो भीड़ से जो हम दावत दे रहे हैं कोरोना को, वो एक बहुत ही आत्मघाती कदम है। तो मैं सहमत हूं आपकी बात से। हनी पाठक जी ने अभी बहुत अच्छी बात बताई कि हम लोग हमारे सामने व्यवस्थाएं होती हैं, हमारी मजबूरियां हैं, हम पूर्णतः लॉकडाउन में भी नहीं जा सकते और हमें एहतियात भी बरतनी है, हमें चेकिंग और टेस्टिंग भी करनी है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ लोगों को जागरूक भी करना है। देखिए कोई भी महामारी होती है प्रियंका जी, तो उसमें एक उसका पड़ाव है, उसका 1.5 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक भी उसका पड़ाव रह सकता है उस महामारी का। भारत में कोरोना को काफी हद तक नियंत्रित किया गया है अगर हम यूरोपीय देशों की तुलना करें तो उसको देखते हुए। लेकिन फिर भी जितनी एहतियात हमें बरतनी चाहिए अभी हम, क्योंकि पिछली वाली मुझे लगता है पिछली लहर से जितना हादसा हुआ है, जितनी त्रासदी हुई है, शायद हमने सबक नहीं लिया। इसी कारण से पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि लोग फिर लापरवाह हो गए और बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं। जी बिल्कुल। अब इन्होंने थोड़ी अनिवार्यता की है। नरेंद्र सेठी जी माफ कीजिएगा, आपको यहाँ पर बीच में रोकूंगी, आपके पास वापस आएंगे। हम सीधे अपने दर्शकों को लिए चलते हैं हरिद्वार, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं। सुनिए। ज्योतिरानंद गिरी जी, सुनील जोशी जी कुलपति, महावीर प्रसाद अग्रवाल जी प्रति कुलपति, प्रोफेसर देवी प्रसाद त्रिपाठी जी, प्रोफेसर सोमदेव संतासु जी, डॉक्टर विनोद आर्य जी, डॉक्टर विशाल गर्ग जी, जगदीश पहाड़ा जी, सुरेश, आज के कार्यक्रम के संयोजक और जिनके नाते हम सभी लोगों को यहाँ पर एकत्र होने का जिन्होंने अवसर प्रदान किया, श्री सुरेश व्यास जी, प्रोफेसर BD जोशी जी, सुनील जी, क्षेत्रीय बौद्धिक प्रमुख आदरण डॉक्टर राजीव जी, विश्वास सक्सेना जी, मयंक चौहान जी, कुंवर भवानी प्रताप जी, कुंवर अतुल प्रताप जी और हमारी भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी अध्यक्ष डॉक्टर जयपाल सिंह जी, और यहाँ मंच पर विराजमान सभी पूज्य संतगण और सभागार में उपस्थित सभी विद्वज्जन भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले तो आज इस शानदार कार्यक्रम के लिए, जिसमें कि सभी लोगों ने इसमें अपने अपने विचार यहाँ पर प्रकट किए हैं, सबको एकत्र करने के लिए कार्यक्रम के संयोजकों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने शानदार यहाँ पर संयोजन किया। और निश्चित रूप से स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव का मनाने का हम सब लोगों ने संकल्प लिया है और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने लगातार स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के लिए पूरे देश के अंदर विभिन्न श्रेणियों में बहुत सारे कार्यक्रमों का आगे के लिए कार्यक्रम करने का 23 मार्च 2023 तक की योजना बनाई है। उसी श्रृंखला में हम लोगों के द्वारा भी लगातार विचारों की श्रृंखलाएं आयोजित की जाती रही। ऐसे समय में हम उन वीर बलिदानियों को भी स्मरण करते हैं जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए, देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया और हम सब लोगों के लिए एक आजाद भारत हमारे सामने उन्होंने रखा। निश्चित रूप से आज के इस संवाद से बहुत सारे अमृत इसमें से निकलेंगे और इस अमृत से हम सब लोगों को एक तेजी से आगे बढ़ने का, विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने का एक गति मिलेगी, मति मिलेगी, एक रास्ता मिलेगा। और साथ ही साथ चूंकि आजादी के अमृत महोत्सव में, जैसा अभी चिदानंद जी को मैं सुन रहा था चले गए हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो धर्म का और हमारी संस्कृति के उत्थान के लिए जो लगातार प्रयास किए हैं, लगातार काम किए हैं, वो भूतो न भविष्यति। अगर हम, चूंकि मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि उनकी इस यात्रा में, उस यात्रा को देखने का मैं भी साक्षी बन रहा हूं। आप आज केदारपुरी की बात करें तो पिछले दिनों 2013 में जब एक बड़ी आपदा आई थी, उस आपदा में हमारा केदारपुरी का जो पूरा
प्रांगण है, पूरा मंदिर है, शंकराचार्य जी का समाधि स्थल है, वो सारा का सारा पूरी तरह से खराब हो गया था। और प्रधानमंत्री जी तब देश के वहाँ गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने उस समय भी पेशकश की थी कि इसके पुनर्निर्माण के लिए मैं आगे आना चाहता हूँ, मैं काम करना चाहता हूँ। उस समय पर क्योंकि वो संभव नहीं हो पाया, लेकिन 2014 में जैसे ही वो देश के प्रधानमंत्री बने तो आज केदारपुरी के अंदर 400 करोड़ रुपए की योजना है। तो ये थे हरिद्वार से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा दे रहे थे और लोगों को संबोधित कर रहे थे। फिलहाल देवभूमि की दंगल में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सबसे पहली टीम रूल्स ब्रेकर। आप सब लोग कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हो? सर आर्ट्स। ह्यूमैनिटीज पढ़ते हो? सो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पढ़ते हो, टेक्नोलॉजी पे काम करके टेक्नोलॉजी का स्टार्टअप शुरू कर रहे हो, कुछ टेक्नोलॉजी का आइडिया है? सर यस, फिलहाल हमें तो इंटरेस्ट ना साइंस में ही था, बट सर हमें मतलब कि 10th में मतलब लॉकडाउन लग गया था तो पढ़ाई थोड़ा लॉकडाउन चला गया, तो इसलिए हमें आर्ट्स ले लिया। सो आप ये भी प्रूव कर रहे हो, ये भी रूल तोड़ रहे हो कि 10वीं क्लास में अगर नंबर कम भी रह जाए तब भी कुछ जिंदगी में बड़ा कर सकते हैं। गुड, प्राउड ऑफ यू। और अब आपके सामने आ रही है टीम नेक्स्ट इनोवेशन। सोलर पावर बैंक आइडिया बहुत अच्छा है, इसकी जरूरत कहाँ से पड़ी, क्यों ऐसा क्यों बनाया? ये जैसे ग्रामीण क्षेत्र हो गए जहाँ बिजली नहीं आती और जो सुबह से शाम तक काम करते हैं डिलीवरी बॉय वगैरह, और पुलिस ऑफिसर हो गए, उन लोग जो धूप में रहते हैं, तो उन लोग के लिए हमने बनाया। अगर हम इसको पूरी धूप में रखेंगे कितना टाइम लगता है पूरे चार्ज लेने के? 2 घंटे लगते ही सिर्फ फुल चार्ज होने में। अच्छी चीज ये है कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया है यूटिलिटी बहुत है। ऑल द बेस्ट। अब मिलते हैं रेनबो होम इंडस्ट्रीज से। जो घर में लेडीज अपने खुद के लिए जो काम करना जानती हैं, तो वो सर सिर्फ अपने लिए बनाती हैं, उनको उससे कोई अर्न नहीं हो रहा या कुछ कमा नहीं रही, तो हम ये चाहते हैं कि वो हमारे स्टार्टअप में, हमारे इस बिजनेस में साथ आए, और वो कुछ नहीं कमा रही है तो वो हमारे साथ मिलकर इसमें कमाए। बिजनेस ब्लास्टर्स न्यू ईयर स्पेशल देखिए 31 दिसंबर और 1 और 2 जनवरी को शाम 7 बजे आपके टीवी पर। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है देवभूमि के दंगल में। नए साल का बहाना खतरा वही पुराना, इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। कोरोना के केसेस बढ़ने के साथ ही साथ जिस तरह से अब पाबंदियां लगनी चाहिए और क्या सख्त नियम होने चाहिए, उसी पर चर्चा कर रहे हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ बने हुए हैं। नरेंद्र जी, सीधा एक बार फिर से आपके पास ही आऊंगी। आप अपनी बात पूरी रख नहीं पाए थे, लेकिन जिस तरह से आप ये कह रहे थे कि कहीं ना कहीं भारतवर्ष ने कोरोना संक्रमण को रोकने के मामले में जीत हासिल की है, ये सही है कि हमने कहीं ना कहीं संक्रमण को वहीं पर रोक कर रखा है, लेकिन ये बात भी बिल्कुल सच है कि पहली और दूसरी लहर के दौरान अनुभव न होने के चलते जिस तरह से तबाही हमने देखी है, तीसरी लहर की दस्तक की जब बात आ रही है, घनी डेंसिटी वाला देश होने के नाते जिस तरह से कहा जा रहा है कि 14 लाख तक केसेस आ सकते हैं, ऐसे में हमारी प्लानिंग इस बार पुख्ता और मजबूत होनी चाहिए, अन्यथा एक बार फिर से उसी तरह की स्थिति आएगी और फिर हमें वही दिन देखना पड़ सकता है। प्रमाण है कि हर क्षेत्र में धार्मिक उत्थान हो चाहे संस्कृति का उत्थान हो, हर क्षेत्र जी नरेंद्र जी, क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी आपने बिल्कुल सही आशंका व्यक्त की है कि अगर जिस तरीके की पहली और दूसरे लहर में हमारे अनुभव की थोड़ी कमी थी और हमें उतना हम तैयारी नहीं थी, इसलिए हमें नुकसान ज्यादा उठाना पड़ा, और अगर तीसरी लहर में भी हमने सीख ना ली तो शायद इसका खामियाजा ज्यादा भुगतना पड़ेगा। और इसके साथ में प्रियंका जी, एक चीज तो तय है कि अब
चाहे वो ये कोरोना था या कोरोना वायरस था या ओमिक्रॉन है या इसके बाद कोई और वायरस आता है, तो हमें एक अपना पूरा का पूरा हमें हेल्थ का और पूरा ढांचा इस तरीके का रेडी रखना पड़ेगा जिससे कि हम इस महामारी से निपटने के लिए पूरी तरीके से सक्षम हो। क्योंकि उसी समय जैसे पिछली लहर में आपने देखा कि वेंटिलेटर्स की कमी हो गई थी और वेंटिलेटर्स की कमी के कारण एक बहुत ही पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हुई और उस सिचुएशन के चलते कई लोग दहशत से भी कई लोगों की मौत हुई। तो उस स्थिति से बचने के लिए हमें बहुत एहतियाती कदम अभी उठाने की आवश्यकता है और ये चुनावी जो रैलियां हैं या चुनावी जो जनसभाएं हैं इसमें भीड़ जुटाने की जो होड़ है, जैसे थपलियाल जी ने अभी आशंका व्यक्त की और उन्होंने कहा कि ये वोटों का व्यापार है, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। तो इन चीजों से अगर हमने परहेज ना किया तो हम निश्चित तौर पर देशवासियों के स्वास्थ्य के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं। उस खिलवाड़ को रोकने के लिए अगर अभी से कदम ना उठाए गए तो इसके परिणाम स्वाभाविक तौर पर बहुत भयंकर रूप से हमें भुगतने पड़ सकते हैं। जी बिल्कुल। हनी जी, आप कुछ कहना चाह रही थी काफी देर से, क्या कहना चाह रही थी आप? अपनी बात रखें। देखिए, ऐसे में पहले सेठी जी की बात से शुरू करती हूँ क्योंकि लास्ट उन्होंने ही बोला था कि बचाव का ये वो बातें बता रहे थे, वो ध्यान से सुनी। वो जितनी बातें कहे मैं उन सब बातों से सहमत हूँ, लेकिन सेठी जी से मैं भी एक सवाल पूछना चाह रही थी कि जैसा अभी सेठी जी ने सुना, कई चीजों में सुना होगा, वो एक अच्छे जर्नलिस्ट भी हैं और काफी जानकारी रखते हैं। तो सेठी भाई साहब, आपने सुना होगा कि लोगों ने, जब बीजेपी ने ये कहा था कि वर्चुअल मीटिंग भी कर सकते हैं, तो कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी की तरफ से ये भी जवाब आया था कि वर्चुअल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके अंदर लोगों को लाने की क्षमता लगभग खत्म हो गई है। मोदी जी की रैली में इन्होंने अपना परिणाम देख लिया था, इस कारण ये वर्चुअल मीटिंग के लिए आने के लिए जागरूक हो रहे हैं या वर्चुअल मीटिंग के लिए ललायित हो रहे हैं। इस तो आपने कांग्रेस के चैलेंज को स्वीकार करके इसलिए मोदी जी की रैली में भीड़ जुटाने के लिए ठान लिया? हनी जी, आपकी बात से ऐसा, आपके उत्तर से ऐसा प्रतीत होता है कि आपने इनकी बात को जी बिल्कुल इस तरीके हनी से जी, यहाँ पर पहली प्रायोरिटी आपकी जनता होनी चाहिए। विपक्षी पार्टियों का तो काम ही है कुछ ना कुछ विपक्ष में कहना। आप हर किसी के उत्तर का जवाब यदि इस तरह से देंगी तो जनता की जान को आप कब तक जोखिम में डालेंगी? हनी जी, अपने फोन के अनम्यूट बटन को आप एक बार चेक कर लें, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। जी, आवाज नहीं आ रही हनी जी की। जी हनी जी, अपने फोन के अनम्यूट बटन को आप एक बार चेक करें। ठीक है, आपके पास वापस लौटकर हम आएंगे। पीसी थपलियाल जी, जिस तरह से यहाँ पर हनी जी जवाब देती हुई नजर आई हैं, आपका जो सवाल था उस पर साफ तौर से उन्होंने कहना था कि वर्चुअल की जब उन्होंने शुरुआत की तो तमाम पार्टियों के आरोप लगने लगे। क्या आपको लगता है कि अब ये स्थिति बची है, दूसरी लहर की तबाही देखने के बाद अभी भी ये स्थिति बची है कि विपक्षी पार्टियों के आरोप प्रत्यारोप के सहारे कहीं ना कहीं अपना दमखम दिखाने के लिए, हालांकि दमखम दिखाने के लिए ही रैलियां की जाती हैं, लेकिन क्या ये बचकानी हरकत लोगों की जान के साथ खिलवाड़ को तराजू पर रखकर करनी चाहिए पार्टियों को? चाहे वहां का भी चुनाव देखा हो वेस्ट बंगाल में, उस समय भी ये बहुत सवाल खड़े हुए थे और उन सवालों को इन्होंने अनसुना किया। और अब तो वेस्ट बंगाल से भी महत्वपूर्ण चुनाव उत्तर प्रदेश इनके आगे है, उसके लिए ये कोई भी खतरा लेने के लिए तैयार है। इनको ये कहना, जहां तक मेरा है, इनको कहना माने मतलब भैंस के आगे बीन बजाना है, वो इसको संज्ञान में नहीं लेंगे। लेकिन हमारे जो मेडिकल आउटफिट्स है, जो हमारी मेडिकल संस्थाएं हैं, इन लोगों को आगे आना होगा। जो हमारे चुनाव आयोग है, इसको आगे आना होगा, क्योंकि जो लीडरशिप है इस राज्य की या अन्य राज्यों की, वो लीडरशिप उनका तो व्यवसाय बन चुका है राजनीति, और उनके व्यवसाय में खलल पड़ रही है इस कोरोना के कारण। और जो गरीब लोग हैं, मैंने पहले भी कहा कि गरीब लोगों का तो रोजगार जो कमाते हैं वही खाते हैं दिन प्रतिदिन, तो वो भी नजरअंदाज करते हैं। इसलिए सबसे बड़ी चैलेंज जो है इस देश के मिडिल क्लास को है, जिस मिडिल क्लास को दोनों तरफ का प्रेशर पड़ता है, और उससे उन्होंने अपना जो जिस तरह से अर्थव्यवस्था इस देश की
डूब चुकी है, लगभग जीडीपी जो है वो रसातल में जा चुकी है। इन तमाम चीजों की चिंताओं को लेकर जो चुनाव की तैयारियां हो रही हैं, वो मैंने कहा कि जो सुशील चंद्रा जी हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, वो उनका जो काम करने का तरीका मैं बहुत बारीकी से अध्ययन कर रहा हूं। जैसे उन्होंने बोला कि हम चुनाव का टाइम 1 घंटा और बढ़ाएंगे, उन्होंने बोला कि चुनाव के बूथ हम ज्यादा बनवाएंगे। देखिए, बड़ा छोटी छोटी बातों पे वो ध्यान दे रहे हैं, जो इस चुनाव को मेरी ख्याल से, क्योंकि चुनाव तो संपन्न होने ही होने हैं, क्योंकि ये देश भीड़ तंत्र का देश है। हमारा देश का ऑर्गेनाइजेशन ऐसे बन चुके हैं कि हम घनी आबादियां हमारे शहरों में बस चुकी है, और जब कभी भी थोड़ा भी आप 1 घंटे के लिए भी आप जरा सोचो तो सब्जी लेने से लेकर बाजार के जो चीजें हैं, दूध वगैरह, इसके लिए जो भीड़ जब चलती है तो उसको कोरोना नहीं दिखाई देता। इसलिए ये इस तंत्र के लिए जिस तरह से चलना है, जैसे अभी हमारा जो वैक्सीनेशन है ये पूरा हो जाना चाहिए, लेकिन ये समय तमाम देशों से हम पिछड़े हुए हैं। केवल 40 करोड़ लोगों को ही हमारा वैक्सीनेट हुआ है, जबकि हल्ला बहुत तमाशा की राजनीति जो चल रही है वो दुखद है। हाँ, जहां ऑक्सीजन प्लांट हमारे सब जगह लग चुके हैं वो हमें रिलीफ देता है, लेकिन जो वेंटिलेटर्स है, वेंटिलेटर, अभी सेठी साहब ने बहुत अच्छा सवाल उठाया कि वेंटिलेटर की कमी उस समय महसूस हुई, लेकिन मैंने देखा कि वेंटिलेटर की डिफेक्ट वहां पे महसूस हुई। जो अहमदाबाद में वेंटिलेटर बनवाए गए वो वेंटिलेटर लगभग 70% डिफेक्टिव निकले, और जहां के बिकॉज उनको डर था, ये वो उन लोगों की कंपनी है जिनकी सत्ता में हनक है, इसलिए डॉक्टर लोग नहीं बोल पाए। जी बिल्कुल पीसी थपलियाल जी आपके पास आते हैं वापस लौट के। ठीक कह रहे हैं, आपको तमाम इक्विपमेंट्स में तो कमी थी, लेकिन इक्विपमेंट्स की कमी पर तो ध्यान तब दिया जाएगा जब तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता या तमाम सरकारें इस बात को लेकर पहले चिंतित होंगी कि इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। जब वो ये मानने को ही तैयार नहीं है कि अभी सीरियस स्थिति आई है तो इस और किस तरह से ध्यान जाएगा। हम वापस आते हैं आपके पास वीना जी। जिस तरह से हम लगातार तमाम राजनीतिक पार्टियों पर यहां पर सवाल उठा रहे हैं, और भाजपा से हनी पाठक जी का साफ तौर पर कहना था कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाने शुरू किए तो उन्होंने प्रधानमंत्री की रैली कर दी। मैं यहां पर आपसे पूछना चाहती हूं कि एक दूसरी पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से बेहतर है कि इस तरह के माहौल में किसी भी राजनीतिक पार्टी के द्वारा अपने आप से एक पहल की जाए और इस बात की शुरुआत तो की जाए कि यदि उत्तराखंड की जनता को खतरा है तो हम वर्चुअल माध्यम से प्रचार करेंगे, हम इंटरनेट के माध्यमों से प्रचार करेंगे, विकल्प बहुत सारे हो सकते हैं। क्या किसी पार्टी के द्वारा शुरुआत की जा सकती है? क्या कांग्रेस के द्वारा शुरुआत की जा सकती है? देखिए, मैंने पहले भी यही बात बोली थी कि इस चीज के लिए हर पार्टी को, चाहे वो कोई भी हो, उन पार्टियों को इसके लिए खुद पे अपने, आपने अभी जैसे बोला इंटरनेट के माध्यम से प्रचार, वही मैं भी कहना चाह रही थी कि हम लोग इस तरीके की रैलियों को बंद करके अगर सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार करें, इस तरीके की भीड़ जो भयंकर रैलियां हो रही है ये रैलियां ना करके हम सोशल मीडिया के माध्यम से अगर प्रचार प्रसार करें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि उससे हम इसको ओमिक्रॉन को रोकने में बहुत हद तक मतलब। तो बीना जी किस बात का इंतजार हो रहा है? क्या आप इंतजार कर रही हैं कि पहले दूसरी पार्टी शुरू करेगी तब आप ये शुरुआत करेंगे? नहीं, देखिए, मैंने पहले भी ये बात बोली थी कि हम लोगों को खुद को इस चीज के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। और देखिए, मैं खुद तो कुछ कह नहीं सकती हूँ, हम इस बात को अपने लीडरों के माध्यम से अपने लीडरों के पास रख सकते हैं कि हम लोगों को प्रचार प्रसार जो, देखिए, सबसे पहले तो जो हमारे इस देश में, इस राज्य में, उत्तराखंड राज्य में जो सत्ता काबिज है, उस सरकार को, भाजपा सरकार को सोचना चाहिए कि इस तरीके की रैलियां ना करें। देखिए, अगर वो इस तरीके की रैलियां करेंगे तो अन्य पार्टियों को भी मजबूरन उस तरीके की रैलियां करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आप भाजपा का इंतजार क्यों कर रहे हैं? आप अपने स्तर पर भी तो पहले ये शुरुआत कर सकते हैं ना। संगीता जी, ठीक है, संगीता जी, आम आदमी पार्टी की यदि बात करें तो आम आदमी पार्टी हमेशा ये कहती हुई नजर आती है कि आम आदमी के मुद्दों को आप उठाते रहते हैं। आप बिजली की बात कर रहे हैं, पानी की बात कर रहे हैं, महिलाओं की आमदनी की आप बात कर रहे हैं, उन्हें 1000 रुपए प्रति महीना देने की आप बात कर रहे हैं। तो क्यों नहीं आप प्रचार प्रसार के अन्य विकल्पों के बारे में यहाँ पर सोचते हैं? जब आप हर चीज में जो चली आ रही परिपाटी है उससे हट कर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्रचार प्रसार वही पारंपरिक क्यों, वही पुराना क्यों?
नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अब हम सभी को ये सोचना पड़ेगा और राजनीति से ऊपर उठ करके सोचना पड़ेगा और वर्चुअल रैलीज करनी पड़ेंगी, चाहे ये आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो या भाजपा। और जो अभी सत्ता में काबिज है उसको नियम भी सख्त बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हमें पहले लोगों की जान बचाना वो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। साहिबा मैं जुड़ गई हूं, हम लोगों की जान को नहीं खो सकते। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हनी जी, यहाँ पर दोनों ही लोगों से हमने बातचीत करनी चाहिए। बीना जी का भी साफ कहना है, संगीता जी का भी साफ कहना है कि सत्ता पर आप काबिज हैं तो पहल तो आपको कम से कम करनी चाहिए। क्या कहना है आपका? आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? हाँ, मैं आ रही हूँ अपनी बात पे, बीच में सिग्नल टूट गया था। संगीता जी और ये बीना जोशी जी कह रही हैं कि हम अपने लीडरों से ये बात कहेंगे कि वो इससे वर्चुअली बातें करें, वर्चुअली लोगों से रैली निकलवाएं, वर्चुअली लोगों अपनी बातें रखें। तो मतलब ओमिक्रॉन पे कोई फैसला लेगी तो भारतीय जनता पार्टी ले लेगी, लेकिन पहल तुम नहीं करोगे। जैसे कि आप लोग हमसे उम्मीद रख रहे हैं कि हम लोग वर्चुअल ये सब करें, वो सब करें, ये करें। तो एग्जाम्पल तो अगर जनता की चिंता हमें नहीं है, चलो जनता की चिंता हमें नहीं है, आपको तो है ना जनता की चिंता, आप ही पहल कर दो। प्रियंका गांधी वाड्रा को जी, हनी जी सत्ता पे बैठ के अगर आप ये कह रही हैं कि आपको जनता की चिंता नहीं है तो बेहद शर्मनाक है ये। आपके पास वापस आऊंगी लौटकर मैं। नरेंद्र सेठी जी, हनी जी का जो ये बयान आया है, चाहे वो उदाहरण के तौर पर दे रही हूं, लेकिन ये बेहद गैर संजीदा बयान यहां पर निकल कर आया है कि अभी भी पार्टियों के द्वारा वेट किया जा रहा है, इंतजार किया जा रहा है कि आप पहले करें, आप पहले आप में हमेशा गाड़ी छूटती है। मुझे नहीं पता कि चुनाव के बाद किसकी गाड़ी छूटेगी, लेकिन ये रवैया जनता की जान के साथ जिस तरह से पेश आया जा रहा है उत्तराखंड में, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या लगता है आपको कि संजीदगी अब होनी चाहिए, अब वो समय आ चुका है? जी ने ये बयान दिया था चुनाव आयोग से, जब हम लोगों ने सिफारिश करी थी कि चुनाव को आगे बढ़ाया जाए, तो हरीश रावत जी ने यह बयान दिया था कि बीजेपी चुनाव को आगे टालने की कोशिश कर रही है क्योंकि बीजेपी को एक डर है। तो आपको हनी जी आपकी पार्टी को किसने रोकता है? हरीश रावत जी तो हमेशा ही कहते रहेंगे, वो तो 5 साल से आपके पीछे हर बात पर उनका विपक्ष है, वो उनका काम है, लेकिन आप उनकी बात मान कर चुनाव कराएंगे क्या? ठीक है नरेंद्र सेठी जी, आपसे सवाल था मेरा, आप जवाब दीजिए। घुमाने का प्रयास ना करिए। ठीक है हनी जी आपके पास आती हूं मैं। नरेंद्र जी से सवाल था मेरा, उनसे जवाब ले लेने दीजिए मुझे पहले। जी प्रियंका जी, देखिए सरकार यहां पे कई मोर्चों पर लड़ रही है। विपक्ष के तीरों से उसको सामना करना पड़ रहा है, ओमिक्रॉन से, कोरोना से, और जनता को जागरूक करने के लिए। अब आप ये देखिए कि अगर हम अपनी तुलना, जहां सबसे ज्यादा विस्फोटक स्थिति हुई थी, स्विट्जरलैंड में लीजिए, इटली में लीजिए, यूएसए में लीजिए, जहां मौतों की संख्या भारत की मौत की संख्या से दुगनी और 2.5 गुना है। भारत में आज की तिथि तक अगर आप देखें तो 4,80,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना से। और यही संख्या अगर आप अमेरिका की लें तो वहां पे 8.25 लाख लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। और अमेरिका की जो आबादी है और भारत की जो आबादी है उसमें इतना ही अंतर है जितना 25 और 100 में है। वहां की आबादी 32 करोड़ की है, भारत की 140 करोड़ की आबादी है। तो यह भारत की उपलब्धि कही जाएगी कि भारत ने कोरोना को मात देने में कहीं ना कहीं अगर आधे रास्ते तक भी सफलता हासिल की है तो बहुत बड़ी सफलता है। लेकिन इसमें एकजुटता के साथ अगर आप देखें, पाश्चात्य देशों में देखें तो किसी भी देश में आपको विपक्ष आलोचना करता हुआ नहीं मिलेगा। वहां पे कंधे से कंधा मिलाकर सरकार के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी, भले ही उन्होंने उसमें उस मुकाम तक जीत हासिल नहीं करी। उसके पीछे कारण अलग हैं प्रियंका जी, क्योंकि वहां का जो खान पान है और भारतीय जो खान पान है वो बहुत भिन्न है। खान पान की वजह से वहां पे कोरोना के केसेस बहुत ज्यादा हुए हैं, चीन में या अमेरिका में, इटली में, स्वीडन में, स्विट्जरलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन भारत फिर भी बचा रहा। भारत के ऊपर एक अलग सी कृपा है, दैवीय कृपा कह लीजिए। लेकिन उसके बावजूद भारत ने अगर कहीं ना कहीं इसको संभाला है, इस स्थिति को, तो बजाय इसके साथ, सरकार के साथ उनका कंधा मिला के खड़े होने के, अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और अन्य दल इसकी आलोचना में शामिल हो जाएंगी कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि ये देश हित की बातें नहीं कर रहे हैं। इनको अपने तरीके से खुद ही समझाना चाहिए, और उसमें चाहे भारतीय जनता पार्टी भी शामिल हो। अगर वो कोरोना को लेकर राजनीति करना चाहती है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी शर्म की बात है।
जी बिल्कुल। पीसी थपलियाल जी, नरेंद्र सेट्टी जी ने जो बात यहाँ पर कही है वो बात बिल्कुल जायज है और वो बात होनी भी चाहिए। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान भी हमने देखा था कि काफी हद तक पूरा देश एक साथ निकलकर सामने आया था और यही वजह है कि कहीं ना कहीं हमने संक्रमण पर कुछ हद तक जीत हासिल की थी। एक बार फिर से चुनावी दौर आ चुका है, विपक्ष के द्वारा या सत्ताधारी पार्टी के द्वारा आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन जब बात कोरोना की होती है, जब बात संक्रमण की होती है, तब क्या आपको लगता है कि तमाम प्लानिंग में सभी लोगों को एक साथ शामिल होना चाहिए? प्रियंका जी, अब मैं बात का जवाब दूं सबकी? जी पीसी थपलियाल जी, हनी जी आपके पास आते हैं। पीसी थपलियाल जी के बाद में आपके पास आऊंगी। जी पीसी थपलियाल जी। जी मैं तो ऑलरेडी इतनी देर से कनेक्ट रही थी, इतनी बातों का जवाब मुझे भी तो देना है। सत्ता पक्ष में मैं हनी जी मैं आपको समय दूंगी। हनी जी सवाल मैंने उनसे पूछ लिया है, उनका जवाब ले लेते फिर आपके पास आती हूँ। जिस देश की सरकार को ये नहीं मालूम कि हमने किसान आंदोलन में कितने किसान मर गए, शहीद हो गए, उनकी गिनती जिसको नहीं मालूम, उस देश की जनता या कोरोना में कितने मर रहे हैं उनको गिन रही होगी। अब विश्वास पैदा हो चुका है लोगों का इस सरकार पे कि जिसको ये नहीं मालूम कि मेरे देश में कितने बेरोजगार हैं, जिसको ये नहीं मालूम कि हमारे देश की आर्थिक जीडीपी आज कहां चली गई है, उस देश की सरकार पे वह जो अभी बोल रहे थे वो बहुत सही बोल रहे थे कि साहब ऐसा होना चाहिए, वो देना चाहिए, लेकिन स्थितियां बहुत विकट हो चुकी हैं। अब विश्वास बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और सेठी साहब के वो आदर्शवाद की बातों को मैं सल्यूट करता हूं, लेकिन ये भी सवाल खड़ा होता है कि अमेरिका में अगर हम देख रहे हैं तो अमेरिका में एक कुत्ता भी मरता है तो उसकी चिंता सरकार को होती है, और हिंदुस्तान में कुत्ते की मौत हमें मरना पड़ता है। हमारी चिंता है कि किस तरह से हॉस्पिटलों में हम कोरोना काल में रहे, कौन कर रहा है गिनती। आज की तारीख में भी जब चुनाव के वेग चला हुआ है तो किसको फुर्सत है कोरोना के पेशेंट की गिनती करने की। इसलिए हमारे देश में जो एक नारा, जो एक संदेश केजरीवाल ने दिया था होम आइसोलेशन का, वो बहुत ही प्रोमिनेंट संदेश है। होम आइसोलेशन की बदौलत हम जिंदा रहे लास्ट उस वे में भी, और आज भी मैं लोगों को बोलता हूं, उन सरकारों को बोलता हूं कि आपको होम आइसोलेशन की तैयारियां करनी चाहिए, लोगों को ऑक्सीमीटर सप्लाई करना चाहिए। सरकारें तो नहीं कर पाएंगी, लेकिन मेडिकल फिर मैं बोलता हूं कि जो हमारे स्वास्थ्य विभाग हैं, जो हमारे जो अधिकारीगण हैं, उनको टेकअप करना चाहिए। जी बिल्कुल हनी जी। जी हनी जी, हनी जी मुझे सुन पा रही हैं आप? जी जी आप जवाब दें। मैं ये कह रही हूं, मुझे तो शर्म आ रही है इन सब पे, विपक्ष पार्टी पे, कि कोरोना पर भी राजनीति करने पर ये लोग पीछे नहीं हट रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि जब नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अगर समय पर लॉकडाउन नहीं किया होता, तो जिस प्रकार से थपलियाल जी कह रहे थे कि लोग ना सड़क पर मरते होते, अगर समय पर वो लॉकडाउन नहीं होता ना तो वो स्थिति भी भारतवर्ष को देखनी पड़ती। अमेरिका, ईरान, भूटान वगैरह, इराक में। एक तो बीना जोशी जी को जरा सभ्यता सिखाइए, प्रियंका जी के बीच में जरा सा इंटरप्ट। बीना जोशी जी आपके पास भी मैं आऊंगी, आपको समय दिया जाएगा। हनी जी को उनकी बात क्या लेने दीजिए। सभ्यता दिखा दीजिए कि सभ्यता सिखा दीजिए कि डिबेट की एक मर्यादा जी आपके पास आऊंगी, उनकी बात पूरी कर लीजिए। जी हनी जी अपनी बात पूरी करें आप। मैं ये कह रही हूँ कि कोरोना पर राजनीति करने ना तो मैं आई हूँ, ना मुझे कोरोना जैसी चीजों पर राजनीति करने का शौक है। फिर बीना जोशी जी को कहिए, फिर बीच में बोल रही हैं, या तो मैं डिबेट छोड़ बीना जी इसके ठीक बाद में आपको समय दूंगी, आप अपनी बात रखिएगा, उनकी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप अपना जवाब दीजिएगा। प्रियंका जी, आप ऐसे डिबेट के प्रवक्ताओं को बुलाती है जिनको ये भी तमीज नहीं होती है कि कोई। ठीक है हनी जी, मैंने उनको बोला है वो शांत है। हनी जी आप अपना जवाब दीजिए, फिर मैं उनके पास जाऊंगी। जी मैं ये कह रही हूँ कि अमेरिका, ईरान, इराक, जहां पे भी आप देखेंगे ना, इजिप्ट वगैरह में लोगों की ना कब्र एक साथ बिछा के उनमें लाशें डाल दी गई थी। वो स्थिति तक विदेशों में देखी गई थी, लेकिन हमारे भारतवर्ष में समय पर लॉकडाउन करके हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना पर विजय हासिल करी थी। लेकिन ये विपक्ष पार्टी ने उस समय कोरोना पर जब लॉकडाउन हुआ था उस पर भी हंसी उड़ाने के सिवाय और कोई कार्य नहीं किया था। भारतवर्ष ने कोरोना पे बहुत ज्यादा अच्छी जीत हासिल करी थी, और जीत हासिल करने पर ही हम लोगों ने कोरोना पर विजय प्राप्त करी थी। और जो होम आइसोलेशन की और चीजों की बात कर रहे हैं ना, हम लोगों ने विज्ञापन हम लोगों ने वही बात तो हम सभी कह रहे हैं कि जिस चीज पर हम इतनी मुश्किल से, हनी जी मेरी बात सुनिए,
वही बात तो हम सभी कह रहे हैं कि जिस चीज पर हम इतनी मुश्किल से जीत हासिल करके कहीं ना कहीं उसको संक्रमण को संयमित करके आए हैं, उसी को फिर से ना बढ़ने दिया जाए। उस पर अब सरकार की कोई प्लानिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? प्रियंका जी, डिबेट शुरू हुई थी, डिबेट शुरू होते ही समय आपने मुझसे यह सवाल किया था, मैं टू द पॉइंट आंसर देती हूँ। मैंने आपको क्या कहा था कि लगातार मुख्य सचिव इस पर बैठक ले रहे हैं और संज्ञान लिया जा रहा है, कड़े से कड़े फैसले लिए जा रहे हैं, पुलिस द्वारा व्यवस्था देखी जा रही है। हम लोगों को वो स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाती हूँ इस जनता को। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि हम लोगों को कोरोना जैसी चीजों पर मुझे नहीं लगता राजनीति करनी चाहिए। और अगर हम लोग विजय पाए हरी जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, सभी लोग बने रहिएगा हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। देवभूमि की दंगल में लगातार कोरोना की स्थिति को लेकर उत्तराखंड में हम चर्चा कर रहे हैं, सभी गेस्ट हमारे साथ बने, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए के न्यूज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 2017 से पहले आस्था का होता था अपमान, 2017 के बाद उसे मिल रहा उचित सम्मान। फर्क साफ है। 2017 से पहले रंगदारी के कारण करना पड़ता था पलायन, 2017 के बाद सुरक्षित माहौल में हो रही घर वापसी। फर्क साफ है। 2017 से पहले मारा जाता था गरीबों का हक, 2017 के बाद पीएम आवास के जरिए मिली पक्की छत। फर्क साफ है। 2017 से पहले भूमाफिया रहते थे मौज में, 2017 के बाद रहते हैं जेल में। फर्क साफ है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से लगातार देवभूमि की दंगल में कोरोना की ताजा स्थिति को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, उस पर किस तरह से अब राज्य सरकार के द्वारा फैसले क्या लिए जाते हैं, क्या सतर्कता बरती जाएगी या नहीं, उसी पर चर्चा करें। तमाम गेस्ट हमारे साथ बने हुए हैं। बीना जी, अगला सवाल मेरा आपसे है। लगातार कई सवालों का जवाब देने का प्रयास करी थी, लेकिन उसके बीच में मैं एक और सवाल एड ऑन कर देती हूँ। सवाल यहाँ पर यह है कि उत्तराखंड में यदि बात आती है, यदि किसी भी मुद्दे की बात आती है तो हरीश रावत जी हर मुद्दे को बड़े मुखर होकर बोलते हुए नजर आते हैं। चाहे देवस्थानम बोर्ड की बात कर ले, चाहे अभ्यर्थियों की बात कर ले, या उत्तराखंड के तमाम चुनावी मुद्दों की बात कर ले, कोरोना की जब बात आती है तो उस मुद्दे पर कोई कांग्रेस पार्टी का नेता बोलते हुए नजर नहीं आता है। क्या वजह है इसके पीछे? क्योंकि पार्टियों की रैलियां आपको भी करनी है, शायद यही वजह है कि इसको लेकर उस तरह से आवाज नहीं उठाई जाती। प्रियंका जी, मेरी बात अभी खत्म नहीं थी, समय समाप्त हो जाएगा, मैं अपनी बात रखना चाहूंगी पूरी। जी हनी जी, आपके पास आएंगे। वीना जी को पहले समय दे देते हैं, उसके बाद आपके पास भी आएंगे। जी वीना जी। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि ऐसे प्रवक्ताओं को उसमें आप अपनी डिबेट में बैठाया कीजिए जिन्हें थोड़ा सा बोलने का मैनर हो, ठीक है ना। इस तरीके से अगर प्रवक्ता लोग बैठेंगे, इस भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं इस तरीके से हम पर उंगलियां उठाते हैं। मैं कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जब इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जिसे कहा जाता है, रक्षा मंत्री, और यहाँ उत्तर प्रदेश के योगी जी इस तरीके की रैलियां करते हैं तो इनका कोरोना नहीं फैलता, कि उसकी राजनीति नहीं होती है। ये कहते हैं कांग्रेस जो है कोरोना पे राजनीति कर रही है, जबकि कोरोना के टाइम पर कांग्रेस ने अपना पूरा सरकार को पूरा साथ दिया, अपने पैसे से, अपनी गाड़ियों से, अपने खर्चे से पूरी हमारे उत्तराखंड देवभूमि की जो जनता है उसकी हर संभव मदद करी, जितना हो सकता है अपनी तरफ से पूरा कोरोना में उनका साथ देने का प्रयास किया, हॉस्पिटल ले जाने का काम करा, ऑक्सीजन दिलवाने का काम करा। आप राजनीति की बात करती है, हम कोरोना पे राजनीति कर रहे हैं। आपको खुद, आप भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारी देवभूमि की जनता को गुमराह कर रहे हैं और उन पे राजनीति खुद कर रहे हैं ये लोग, और हमसे कहते हैं, विपक्ष से कहते हैं कि ये राजनीति कर रहे हैं। आप बताइए, हमने हमेशा
कोरोना काल में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा जब कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के लीडर, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने अपना सरकार को समर्थन ना दिया हो। आप बताइए, जब कोरोना इस तरीके से, अगर आपने कुंभ के माध्यम से कोरोना फैलाने का काम करा, आप कहते हैं कि कांग्रेस ने कोरोना पे राजनीति करी, आप खुद राजनीति कर रहे हैं कोरोना पे, और रैलियों के माध्यम से कोरोना फैलाने का काम आपने किया। आप हम पे लांछन लगा रहे, आप पहले खुद के गिराबान में झांक करके देखिए, तब दूसरे पे लांछन लगाना चाहिए। आप जब खुद को अपने गिराबान पे, मैं फिर से कहना चाहती हूँ कि आप अपने गिरेबान में खुद झांक करके देखिए, तब दूसरे पे लांछन लगाने का काम करिए। जी हनी जी, जवाब दीजिए। प्रियंका जी सुनिए, अब देखिए इन्होंने बहुत लंबी लंबी बातें करी कि आप अपने प्रवक्ताओं को बोलिए, जो आती हैं ये आती हैं। इन्होंने इतनी बातें बोली, लेकिन बीना जोशी जी ने शायद मेरी ये धैर्य नहीं देखा कि ये इतना बोलती रही, लेकिन मैं धैर्य पूर्वक बिना इंटरप्ट किए बात को सुनती रही। डिबेट में बैठने का यही होता है तरीका कि विपक्ष क्या बोल रहा है, पक्ष वाला क्या बोल रहा है, पहले सुना जाता है, फिर उसके बाद अपनी बात रखी जाती है। और यही सभ्यता सीखने को मैं आपको मीडिया के माध्यम से बोल रही थी। और दूसरी बात मैं ये कहूंगी, एक तो ना कांग्रेस के प्रवक्ताओं को ना बिना सुने, बिना बात को समझे बेमतलब चीख चिल्लाहट करने की आदत है। जैसे राजेंद्र साहब जी को थप्पड़ मार दिया गया, गाली गलौज कर दी गई, इसी तरीके से ये लोग ना हवा में ही उड़ते रहते हैं। मैंने क्या बोला था प्रियंका जी, जरा रिवाइंड करिए डिबेट को और सुनिए। मैंने कहा था इस वक्त हम लोगों को कोरोना पे राजनीति ना करके कोरोना में किस तरीके से एकजुटता के साथ साथ देना चाहिए, उस विषय में चर्चा करनी चाहिए, ना कि इस तरीके की गंदी बातें करनी चाहिए। और ये पता नहीं क्या सुन ली और क्या बोल दी, इस तरीके के तो ये इनके प्रवक्ता है। एक एएनबी न्यूज चैनल पर जी हनी जी, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है कि कोरोना की स्थितियां यदि गंभीर हो तब हर किसी को साथ आना चाहिए। नरेंद्र सेठी जी का भी यही कहना था, और मुझे पूरी उम्मीद है कि तमाम विपक्षी पार्टियां समय आने पर इस बात को जरूर समझेंगी। फिलहाल समय की कमी के चलते मुझे अपनी डिबेट को यहीं पर विराम देना होगा। हनी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वीना जी बहुत बहुत धन्यवाद, पीसी थपलियाल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, संगीता जी धन्यवाद, और नरेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देवभूमि के दंगल में आज एक बार फिर से कोरोना को लेकर हम चर्चा कर रहे थे। नए साल की बात आ रही है, जश्न में तमाम लोग शामिल होंगे, लेकिन इसी बीच कोरोना की भी जिस तरह से दस्तक है, ऐसे में राज्य सरकारें इसकी सतर्कता को लेकर कितनी जल्दी सख्त कदम उठाती हैं और कितनी जल्दी इसको कंट्रोल में करने के लिए अपनी प्लानिंग जनता के सामने रखती हैं, ये बड़ा सवाल है। आने वाला समय बताएगा कि पहले चुनाव चुना जाएगा या पहले जनता। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।